मिशन ज्ञान से मैं अनिल अग्रवाल राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ऋण पत्रों के बारे में आज पढ़ाने वाला हूं। हमारा चैप्टर चल रहा है अध्याय 5 अंश एवं ऋण पत्रों का निर्गमन। प्यारे बच्चों, अंशों के निर्गमन के बारे में हमने जाना, हमने पढ़ा कि अंश क्या होते हैं, अंश कितने प्रकार के होते हैं, अंशों को किस प्रकार से निर्गमित किया जाता है। प्यारे बच्चों, हमने ये भी जाना कि न्यूनतम अभिधान और अभिधान अधि अभिधान की स्थिति में अंशों का निर्गमन कैसे किया जाता है। आज मैं आपके सामने नया टॉपिक जो लेकर आया हूँ, नेक्स्ट टॉपिक है ऋण पत्रों का निर्गमन। मैं आपको ऋण पत्रों के निर्गमन के बारे में आज बताने वाला हूँ। ऋण पत्रों के निर्गमन, ऋण पत्र क्या है, ऋण पत्र के कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार इनका निर्गमन किया जाता है, ये सारी बातें आज इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, उठाइए नोटबुक को, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 पार्ट नंबर बी 5। चलिए बच्चों, सबसे पहले ऋण पत्र के बारे में जानते हैं। सामान्य अर्थ में ऋण पत्र से आशय यानी ऋण पत्र है क्या? एक कंपनी द्वारा लिए गए ऋण के बदले दी गई अभिस्वीकृति। इस प्रकार ऋण पत्र कंपनी की सार मुद्रा के अंतर्गत निर्गमित किया गया एक प्रलेख है, जिसमें निर्धारित समय पर मूलधन के भुगतान और एक निश्चित तिथि पर, ज्यादातर 6 माही पूर्व निश्चित दर से ब्याज के भुगतान की शर्तों का उल्लेख रहता है। प्यारे बच्चों, ऋण पत्र एक तरह का प्रलेख होता है। ये ऐसा प्रलेख है जो ऋण के बदले, यानी आपकी कंपनी ने जो ऋण लिया है, लोन लिया है, उसके बदले स्वीकृति, यानी ये हमें ऐसा प्रलेख जो हमें बताए कि हमने कितने रुपए का ऋण लिया है और किससे लिया है। यानी ऋण जो लिया गया है उसकी स्वीकृति, अभिस्वीकृति है कि हमने कितने रुपए का ऋण लिया है। मान लीजिए मैंने जनता से ऋण लिए। अब उन ऋण के बदले में जनता को एक साक्ष्य, एक सबूत दिया जाएगा, और वो प्रलेख, वो पत्री क्या कहलाएगा? ऋण पत्र। यानी ऋण के बदले दी गई अभिस्वीकृति ऋण पत्र कहलाती है, जिसमें एक निश्चित तिथि पर कितना ब्याज, निश्चित दर से ब्याज दिया जाए, इसकी सूचना के साथ साथ निश्चित तिथि के बाद भुगतान की सूचना भी होती है। टॉफम के अनुसार, टॉफम ने कहा, ऋण पत्र एक प्रलेख है जो कंपनी के द्वारा प्रायोधारक से प्राप्त ऋण के प्रमाण के रूप में दिया जाता है और एक प्रभार द्वारा सुरक्षित होता है। वही बात जो कि अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि ऋण पत्र का धारक इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि उसने कंपनी को कितने रुपए का ऋण दिया है, और ये प्रभार द्वारा सुरक्षित होते हैं। प्रभार द्वारा सुरक्षित से तात्पर्य मेरे प्यारे बच्चों कि आपने ऋण पत्र जारी करते समय कुछ संपत्तियों को गिरवी रखा है, यानी संपत्तियों को गिरवी रखकर ही ऋण पत्र जारी किए जाते हैं। ये एक प्रकार का सुरक्षित ऋण है। ऋण पत्र क्या है? एक प्रकार का सुरक्षित ऋण। और ऋण पत्र किसे कहेंगे? ऋण के बदले में दिया गया प्रमाण पत्र, जो धारक को ये प्रस्तुत करने में मदद करता है कि कितने रुपए का ऋण उसने कंपनी को दिया है। कंपनी अधिनियम 2013, उससे पहले कंपनी अधिनियम 1956। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230, धारा 230 ऋण पत्रों में ऋण पत्र स्कंद, बॉन्ड और ऋण के प्रमाण के रूप में कंपनी की अन्य प्रतिभूतियों को शामिल किया जाता है। ऋण पत्र स्कंद, ऋण पत्र स्कंद से प्यारे बच्चों मतलब है कि आपके जो ऋण पत्र हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों के होते हैं। 10 रुपए का ऋण पत्र, 20 रुपए का ऋण पत्र, 50 रुपए का ऋण पत्र, 100 रुपए का ऋण पत्र। अब आप इन सभी को क्या कर रहे हैं? एक साथ मिला रहे हैं। तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों? ऋण पत्र स्कंद। यानी छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों को हम ऋण पत्र कहते हैं, लेकिन जब उनको सामूहिक रूप से बोला जाए तो क्या बन जाते हैं? ऋण पत्र स्कंद। और बॉन्ड, बॉन्ड बिल्कुल ऋण पत्र की ही भांति होते हैं, लेकिन इन्हें सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। ये भी प्रतिभूतियां हैं, सरकारी प्रतिभूतियां जो सरकार के द्वारा जारी की जाती है। और ऋण के प्रमाण के रूप में अगर हमने कोई भी प्रतिभूति अगर जारी की है तो भी क्या कहलाएगी? ऋण पत्र। और यहाँ पर भी एक बात लिखी हुई है, संपत्तियों पर प्रभार। यानी ऋण पत्र जो है ये संपत्तियों पर प्रभार, यानी इनको संपत्तियों को गिरवी रखकर जारी किया जा सकता है या नहीं,
हो सकता है कंपनी चाहे तो ऋण पत्रों को बिना संपत्तियों के गिरवी रखे भी जारी कर सकती है। ये कंपनी की इच्छा पर निर्भर करता है। आगे चलें, ऋण पत्र की विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे तो लगभग वही सारी बातें जो हमने परिभाषा में पढ़ी वो आएंगी। ऋण पत्र एक प्रमाण पत्र है जो कंपनी द्वारा लिए गए ऋण की पावती। पावती किसको बोलते हैं बच्चों? पावती का मतलब होता है रसीद। किसको बोलते हैं बच्चों? रसीद, यानी ऋण की रसीद है। हमने कोई ऋण लिया, उसके बदले में क्या दे दी? रसीद दे दी, प्रमाण पत्र दे दिया, वही क्या कहलाएगा? ऋण पत्र। ऋण पत्र में मूलधन की अदायगी अवधि और शोधन की तिथि पूर्व निर्धारित होती है। ये भी हमने पहले पढ़ा कि ऋण पत्र जो होता है जब जारी किया जाता है तो कब उसका भुगतान किया जाएगा और उसकी ब्याज की दर क्या होगी, ये सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। ऋण पत्र में ब्याज की दर निश्चित होती है और निश्चित समय के बाद ब्याज दिया जाता है। ऐसा नहीं है जब मर्जी आए जब ब्याज दे दिया जाए, नहीं। कंपनी इसकी ब्याज की दर पहले से निर्धारित कर लेती है और एक निश्चित समय के बाद ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान भी किया जाता है। ऋण पत्रों को मत देने का अधिकार नहीं है। पूर्वाधिकार अंशधारियों को भी मत देने का अधिकार नहीं होता। केवल एक समता अंशधारी जो कि कंपनी के स्वामी माने जाते हैं उन्हें ही मत देने का अधिकार होता है। तो ऋण पत्रधारियों को भी किसी प्रकार का मत देने का अधिकार, प्रबंध में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं होता है। ये कंपनी के दीर्घकालीन ऋण होते हैं, यानी अल्पकाल के लिए नहीं, दीर्घकाल के लिए ऋण पत्रों को जारी किया जाता है। इनका शोधन एक लंबे समय अवधि के बाद किया जाएगा। ऋण पत्र कंपनी की संपत्ति के प्रभाव से सुरक्षित हो सकते हैं। आवश्यकता नहीं है, जरूरी है कंपनी की इच्छा। कंपनी की अगर इच्छा है तो वो अपनी संपत्तियों को प्रभार के रूप में सुरक्षित रख के ऋण पत्रों को जारी कर सकती है, अन्यथा असुरक्षित ऋण पत्र भी कंपनी के द्वारा जारी किए जा सकते हैं। आगे बात करूं ऋण पत्रों के प्रकार। ऋण पत्र विभिन्न प्रकार के हैं, उनकी विशेषताओं के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले बात करें सुरक्षा के आधार पर। नाम से ही पता लग रहा है, यानी जो ऋण पत्र होंगे वो सुरक्षा से उनकी विशेषता झलकती होगी। पहला जो ऋण पत्र है सुरक्षित ऋण पत्र। प्यारे बच्चों, यहां हमें नाम से ही ज्ञात हो रहा है जो कंपनी की संपत्तियों पर स्थायी या चल प्रभार से सुरक्षित होते हैं वो सुरक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं। स्थायी रूप से संपत्तियों को हमने गिरवी रखा हो या चल रूप से बदल बदल के संपत्तियों को गिरवी रखा है, लेकिन किस लिए? ऋण पत्रों के भुगतान के लिए। तो ऐसे ऋण पत्र क्या होंगे? सुरक्षित ऋण पत्र। कंपनी द्वारा इन ऋण पत्रों का भुगतान न कर पाने की दशा में, मान लीजिए कंपनी दिवालिया घोषित हो जाए या कंपनी किसी भी परिस्थिति वश ऋण पत्र का वापस शोधन न कर पाए, भुगतान न कर पाए, तो इन संपत्तियों को बेचकर जो राशि प्राप्त होगी उस प्राप्त राशि से ऋण पत्रों का भुगतान कर दिया जाएगा। यानी ऋण पत्र, सुरक्षित ऋण पत्र जो संपत्तियों के द्वारा सुरक्षित होते हैं। और दूसरा असुरक्षित ऋण पत्र। प्यारे बच्चों, आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, असुरक्षित ऋण पत्र जिनके लिए कोई संपत्तियां गिरवी नहीं रखी जाती, जिनको प्रभार के रूप में नहीं बनाया जाता, ये संपत्तियों पर प्रभार द्वारा सुरक्षित नहीं होते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, इनका दूसरा नाम क्या होता है? नग्न ऋण पत्र। एग्जाम में कई बार पूछा गया है नग्न ऋण पत्र से आप क्या समझते हैं। बच्चे बिल्कुल गलत करके आ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि नग्न ऋण पत्र का ही दूसरा नाम है असुरक्षित ऋण पत्र, यानी वे ऋण पत्र जो संपत्तियों पर प्रभार नहीं बनाते। आगे चले शोधन के आधार पर। शोधन से तात्पर्य क्या होता है प्यारे बच्चों? भुगतान। पहले की वीडियोज में मैंने आपको बताया शोधन का मतलब था भुगतान करना, तो यहाँ भी साफ साफ पता लग रहा है शोधनीय ऋण पत्र, अशोधनीय ऋण पत्र। शोधनीय ऋण पत्र कौन से होंगे? ऐसे ऋण पत्र जिनका भुगतान एक निश्चित अवधि के पश्चात कंपनी के द्वारा कर दिया जाएगा, ये शोधनीय ऋण पत्र कहलाएंगे। और ऐसे ऋण पत्र जिनका भुगतान
कंपनी के जीवन काल में नहीं होता, बल्कि कब होता है? समापन पर। ऐसे ऋण पत्र जिनका शोधन कंपनी के जीवन काल में नहीं होकर कंपनी के समापन पर ही होता है, वह कहलाते हैं अशोधनीय ऋण पत्र। तो शोधन के आधार पर दो प्रकार के, शोधनीय और अशोधनीय। आगे चलूं, पंजीयन के आधार पर। पंजीयन के आधार पर भी दो प्रकार होते हैं। पहला, पंजीकृत ऋण पत्र। पंजीकृत ऋण पत्र यानी जिसका हमने पंजीयन करवा लिया है, वे ऋण पत्र जिनके धारकों के नाम कंपनी की पुस्तकों में दर्ज है, यानी ब्याज एवं मूलधन का भुगतान इस रजिस्टर्ड धारक को ही किया जाएगा। यानी जिन धारकों के नाम कंपनी अपने रजिस्टर में, अपनी पुस्तकों में लिख लेती है, ऐसे ऋण पत्र रजिस्टर्ड या पंजीकृत ऋण पत्र कहलाते हैं। ध्यान देने महत्वपूर्ण बात, ऐसे ऋण पत्रों के मूलधन का भुगतान और ब्याज का भुगतान रजिस्टर्ड में जिस व्यक्ति का नाम अंकित है, उसी व्यक्ति को भुगतान किए जाएंगे। ऋण पत्रों का हस्तांतरण हस्तांतरण प्रलेख के माध्यम से होता है, यानी हस्तांतरण प्रलेख जारी करके ही इन ऋण पत्रों को हस्तांतरित एक आदमी से दूसरे आदमी के पास किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम हस्तांतरण प्रलेख तैयार नहीं करेंगे तो जिस व्यक्ति का नाम रजिस्टर्ड में अंकित है, वही व्यक्ति इन ऋण पत्रों पर ब्याज और मूलधन प्राप्त करेगा। तो ऐसे ऋण पत्रों को हस्तांतरण प्रलेख के द्वारा हस्तांतरित किया जाता है। दूसरे है वाहक ऋण पत्र। वे ऋण पत्र जिनके धारकों का नाम कंपनी की पुस्तकों में दर्ज नहीं होता। इन ऋण पत्रों का हस्तांतरण सपुर्दगी के द्वारा ही कर दिया जाता है, यानी मैंने अपने ऋण पत्र किसी अन्य व्यक्ति को दे दिए, इतने में ही उनका क्या हो जाएगा? हस्तांतरण हो जाएगा। ब्याज की तिथि को धारक ऋण पत्रों के साथ संलग्न ब्याज का कूपन प्रस्तुत करेगा। ब्याज का कूपन उसे प्रस्तुत करना पड़ेगा, ऋण पत्रों को उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी उसे ब्याज का भुगतान किया जाएगा। यानी जो व्यक्ति धारक है, जिस व्यक्ति के पास ऋण पत्र है, जिस व्यक्ति के पास ऋण पत्रों का कूपन है, उसे ही मिल जाएगा ऋण पत्रों पर ब्याज। तो ये थे वाहक और रजिस्टर्ड। आगे बात करें पुनर्भुगतान की प्राथमिकता के आधार पर। पुनर्भुगतान, वापस भुगतान, दो प्रकार के, प्रथम ऋण पत्र व द्वितीय ऋण पत्र। प्रथम ऋण पत्र वे होंगे जिनका भुगतान सबसे पहले होता है। प्रथम, नाम से पता लग रहा है, ऐसे ऋण पत्र जिनका भुगतान सर्वप्रथम किया जाएगा, सबसे पहले जिनका भुगतान होगा, वो होंगे आपके प्रथम ऋण पत्र। और द्वितीय ऋण पत्र ऐसे ऋण पत्र जिनका भुगतान प्रथम ऋण पत्रों के बाद। सबसे पहले तो प्रथम ऋण पत्रों को भुगतान होगा। अगर प्रथम ऋण पत्रों के बाद भी कोई ऋण पत्र है जिनका भुगतान किया जा रहा है, तो होंगे द्वितीय ऋण पत्र। यानी पुनर्भुगतान के आधार पर दो प्रकार के, प्रथम व द्वितीय। आगे बात करें ब्याज की दर के आधार पर। ब्याज की दर के आधार पर ऋण पत्र निश्चित ब्याज दर वाले ऋण पत्र, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, ऐसे ऋण पत्र जिन पर उनकी ब्याज की दर पहले से ही निर्धारित हो, निश्चित हो, और ये ब्याज की दर जो है उस ऋण पत्र के आगे लिखी हुई होती है। जैसे कि यहाँ डिबेंचर के आगे 14% लिखा है, डिबेंचर के आगे 12% लिखा है, यानी ब्याज की जो दर कितनी है? 14% या 12%। तो ऐसे ऋण पत्र जिनको निश्चित समय पर निश्चित दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है, इसे कूपन दर भी कहते हैं। ध्यान रहे प्यारे बच्चों, ब्याज की दर को कूपन दर के नाम से भी जाना जाता है। आगे शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र यानी बिना किसी ब्याज की दर। ऐसे ऋण पत्र जिन पर ब्याज की दर ही नहीं होती है, इन्हें हम बट्टे पर निर्गमित करते हैं। किस पर निर्गमित करते हैं? बट्टे पर। ऐसे ऋण पत्र जिन पर कोई ब्याज दिया ही नहीं जाता, ये शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र होते हैं। और ऐसे ऋण पत्रों को बट्टे पर जारी किया जाता है ताकि अंकित मूल्य और निर्गमन मूल्य का जो अंतर है वही क्या बन जाएगा? उसका कुल ब्याज बन जाएगा। अंकित मूल्य और निर्गमित मूल्य में जो अंतर आएगा, वो अंतर की राशि उस व्यक्ति के लिए ब्याज का काम
करेगी। तो ऐसे ऋण पत्रों पर ब्याज की दर निश्चित ब्याज की दर ही नहीं होती है। आगे चलें, परिवर्तनशीलता के आधार पर, जैसा कि आप लोगों को पता, परिवर्तनीय ऋण पत्र, नाम से पता लग रहा है, परिवर्तनीय ऋण पत्र वे ऋण पत्र होंगे जिनका समता अंशों में परिवर्तन कर दिया जाएगा। एक निश्चित समय के पश्चात अंशों या अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तन करवाया जा सकता है, परिवर्तनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। यदि ऋण पत्रों की राशि एक भागी समता अंशों में परिवर्तन कराए तो आंशिक परिवर्तनशील ऋण पत्र कहलाते हैं। 10 लाख के आपके ऋण पत्र हैं, उसमें से आपने 7 लाख रुपए के ऋण पत्रों को ही परिवर्तन का आदेश दिया, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, आंशिक परिवर्तनशील, क्योंकि पूर्ण रूप से आपने सभी ऋण पत्रों को परिवर्तित नहीं किया है। यदि संपूर्ण ऋण पत्र राशि का परिवर्तन समता अंशों में कर दिया जाए तो पूर्ण परिवर्तनशील ऋण पत्र कहलाएंगे। ऐसे ऋण पत्र जिनका परिवर्तन पूर्ण रूप से पूरे 10 लाख के ही ऋण पत्रों का परिवर्तन समता अंशों में कर दिया जाए तो पूर्ण परिवर्तनशील ऋण पत्र कहलाएंगे। समझ आया? आगे चलते हैं। अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय से तात्पर्य क्या होगा बच्चों, जिनका परिवर्तन ही नहीं किया जाता, जो हमेशा ऋण पत्र ही बने रहते हैं, ना तो इन्हें समता अंशों में बदला जाता है ना ही किसी अन्य प्रतिभूति में, यह हमेशा ऋण पत्र ही बने रहते हैं। तो ये थे परिवर्तनशीलता के आधार पर परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय। प्यारे बच्चों, हमने ऋण पत्र के प्रकार के बारे में पढ़ा। अब आपकी स्क्रीन पर हम लाए हैं अंश एवं ऋण पत्र में अंतर, यानी इनमें क्या क्या अंतर है। लास्ट वीडियो में हमने अंश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर देखे थे। अब यहाँ अंश व ऋण पत्र में हम अंतर देखेंगे। बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान बोर्ड की दृष्टि से कई बार पूछा गया है, इसलिए आप इसे जरूर अपनी होमवर्क की कॉपी में करें और लर्न करेंगे। स्वामित्व, अंशों के धारक कंपनी के क्या होते हैं, स्वामी होते हैं। समता अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, जबकि ऋण पत्रों के धारक कंपनी के क्या होते हैं, ऋणदाता, क्योंकि उन्होंने कंपनी को ऋण उपलब्ध करवाया है। हिस्सा, अंश कंपनी की पूंजी का हिस्सा है। किसका हिस्सा माना जाता है, अंशों को, पूंजी का हिस्सा, जबकि ऋण पत्र ऋण की केवल क्या है, स्वीकृति है, पावती है, रसीद है, वो एक स्वीकृति है कि आपने ऋण लिया है। अवधि, ये दीर्घकालीन स्थायी पूंजी प्राप्त करते हैं, इससे अंशों को जारी करके कंपनी दीर्घकालीन स्थायी पूंजी प्राप्त करती है, जबकि ऋण पत्र जारी करके कंपनी अस्थायी पूंजी प्राप्त करती है। ये स्थायी पूंजी प्राप्त करती है, अस्थायी पूंजी प्राप्त करते हैं। लाभांश, अंशों पर लाभांश का भुगतान किया जाता है, जबकि ऋण पत्रों पर हमेशा ब्याज दिया जाता है, चाहे लाभ हो या हानि। अंशों पर हमेशा लाभांश का भुगतान किया जाता है, जबकि ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। इनका हमेशा जीवन काल में भुगतान नहीं किया जाता। सामान्यतया अंशों का भुगतान कंपनी के समापन पर ही होता है, लेकिन एक निश्चित अवधि के बाद ऋण पत्रों का भुगतान कर दिया जाता है। यानी समता अंशों का भुगतान केवल कंपनी के समापन पर ही होगा, लेकिन ऋण पत्रों का भुगतान एक निश्चित समय के बाद कर दिया जाएगा। पढ़ा था कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार बट्टे पर इनका निर्गमन नहीं किया जा सकता। इससे पहले कंपनी अपने अंशों को बट्टे पर भी निर्गमित कर सकती थी। कंपनी अधिनियम 2013 के बाद से ही कंपनी ने अंशों का बट्टे पर निर्गमन बंद किया, जबकि ऋण पत्रों पर बट्टे का कोई प्रतिबंध नहीं है। ऋण पत्रों को आप बट्टे पर भी निर्गमित कर सकते हैं। अंश सुरक्षित नहीं होते, जबकि हमारे ऋण पत्र संपत्तियों पर प्रभार बनाकर सुरक्षित हो भी सकते हैं और नहीं भी, यानी संपत्तियों पर प्रभार बनाकर इनको सुरक्षित किया जा सकता है। परिवर्तन, इनको परिवर्तन नहीं किया जाता, ये हमेशा अंश ही बने रहते हैं, लेकिन ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है। मताधिकार, इनको मत देने का अधिकार होता है अंशधारियों को, खासकर समता अंशधारियों को, लेकिन ऋण पत्रों को मत देने का अधिकार
नहीं होता है, इन्हें प्रबंध में हिस्सा लेने का अधिकार भी नहीं है। इन पर जोखिम अधिक होती है। अंशों में अगर आप पैसा विनियोग कर रहे हैं तो जोखिम अधिक होगी, क्योंकि सुरक्षित नहीं होते हैं। हो सकता है आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो आपको मिले ही नहीं, लेकिन यहाँ जोखिम कम होती है क्योंकि ये सुरक्षित होते हैं। तो ये थे अंश व ऋण पत्रों के प्रकार। आगे चले बच्चों, तो मैं आपके लिए पहला प्रश्न लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, ऋण पत्रों का भी निर्गमन हम रोकड़ के अतिरिक्त क्रय प्रतिफल के लिए और रोकड़ के लिए, यानी दोनों कार्य के लिए हम कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल वैसी ही प्रविष्टियां जो अंशों के समय हम करते हैं, वैसी प्रविष्टियां हमें यहाँ को करने को मिलेगी। बस थोड़ा सा बदलाव आएगा, वो ये आएगा कि शेयर की जगह हमें ऋण पत्र यानी डिबेंचर शब्द का प्रयोग करना है, क्योंकि ऋण पत्रों को अंग्रेजी में डिबेंचर कहा जाता है। तो जहां आप शेयर एप्लीकेशन वर्ड का यूज करते थे, वहां आपको डिबेंचर एप्लीकेशन वर्ड का यूज करना है। जहां आप शेयर अलॉटमेंट वर्ड का यूज करते थे, वहां डिबेंचर अलॉटमेंट वर्ड का यूज करना है। जहां आप शेयर फर्स्ट कॉल का वर्ड का यूज करते थे, यहाँ डिबेंचर फर्स्ट कॉल का यूज करेंगे। जहां सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करते थे, आज भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम ही यूज करेंगे। जब आप शेयर कैपिटल वर्ड यूज करते थे, बस वहां एक बदलाव आ जाएगा प्यारे बच्चों, केवल आप डिबेंचर वर्ड का यूज करेंगे, डिबेंचर के साथ कैपिटल वर्ड का प्रयोग नहीं होगा। तो पहला प्रश्न आपके लिए है, अरविंद लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 5008% ऋण पत्र। प्यारे बच्चों, ये 8% क्या है? ब्याज की दर। अभी अभी हमने पढ़ा है कि ऋण पत्रों पर ब्याज की दर निश्चित होती है, वो ऋण पत्र के साथ ही पहले से ही प्रदर्शित की जाती है। तो इन ऋण पत्रों पर कितना % ब्याज दिया जाएगा? 8%। समस्त ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए प्रार्थना पत्र आए, आपको प्रविष्टियां देनी है। कब? समस्त राशि आवेदन पर ही दी है। एक बार समूल्य पर, दूसरी बार प्रीमियम पर और तीसरी बार बट्टे पर। 3 आपको परिस्थितियों में प्रविष्टि देनी है। तो चलिए सबसे पहले अपन करते हैं समूल्य पर। पहली एंट्री क्या होगी बच्चों, जो कि मैं तो आपको बता चुका हूं, बैंक अकाउंट या 2 शेयर की जगह क्या जाएगा? डिबेंचर एप्लीकेशन। कितने डिबेंचर है प्यारे बच्चों? 5000। कितने वाले? 100 वाले 5 लाख। दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर 2 8% डिबेंचर अकाउंट। ये 8% क्यों लगाए प्यारे बच्चों? क्योंकि ऋण पत्रों पर जो ब्याज की दर है वो कितनी है? 8% है। जिस दर से आप ब्याज देते हैं, वो ब्याज की दर हमेशा ऋण पत्र के पहले प्रदर्शित करनी पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका समूल्य पर वही प्रविष्टियां। एप्लीकेशन के साथ किस वर्ड का प्रयोग करना है? सॉरी, अलॉटमेंट का। क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि संपूर्ण राशि कहां मांगी गई है? आवेदन पर मांगी गई है। क्लियर है? इसके बाद हमें करना है प्रीमियम पर। तो प्रीमियम पर पहली एंट्री तो क्या हो जाएगी बच्चों? बैंक अकाउंट या 2 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने बच्चे? 5000 ऋण पत्र। 5000 ऋण पत्र 100 रुपए वाले और 10% प्रीमियम पर। 100 रुपए का अगर मैं 10% निकालता हूं तो प्यारे बच्चों वो भी कितना आता है? 10 रुपए। यानी आपका जो ऋण पत्र है वो कितने का हो जाएगा बच्चों? 110 का, यानी कि 5,50,000 ऋण पत्र का जो प्रीमियम है वो प्राप्त करने के वक्त जोड़ दिया जाएगा। अगली जो प्रविष्टि होगी वो होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट या 2 8% डिबेंचर और साथ ही साथ क्या जाएगा?
टू सिक्योरिटी प्रीमियम 5,50,000, 5,00,000 और 50,000 आपका क्या हो जाएगा? प्रीमियम, क्योंकि 10 रुपए के हिसाब से आपने प्रीमियम का भुगतान किया। अब किस पे? बट्टे पर। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डीआर, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना परसेंट बट्टा है बच्चों? 5%। 100 रुपए का 5% कितना होगा? 5 रुपए। ये तो था आपका प्रीमियम और ये आपका क्या हो गया? बट्टा। तो कितने से गुणा करेंगे 5,000 को? 95। 5 रुपए जो बट्टा है, प्रीमियम को हमेशा जोड़ दिया जाता है और बट्टे को घटा दिया जाता है। 5,000 को किससे करेंगे? 95 से। 1 2 3 50 25 9 5 45 और 2 47। क्लियर है बच्चों? अब बाद में दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर। प्रीमियम क्या होता है? सीआर। तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा बच्चों? डीआर। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट आपके लिए क्या होती है? हानि। अकाउंट डीआर टू 8% डिबेंचर। यह आ जाएगा 4,75,000, यह आ जाएगा 25,000 और यह आ जाएगा 5,00,000 रुपए। तो प्यारे बच्चों 4,75,000, 25,000 और 5,00,000 आपने देखा प्यारे बच्चे। यहाँ पर सममूल्य हो प्रविष्टि, प्रीमियम हो प्रविष्टि और डिस्काउंट हो प्रविष्टि। सममूल्य 10 रुपए का ऋण 10 रुपए में, प्रीमियम 10 रुपए का ऋण पत्र 10 रुपए से ज्यादा में और बट्टे पर 10 रुपए का ऋण पत्र 10 रुपए से कम में। तो यहां आपने ध्यान से देखा कि प्रीमियम को हमने सीआर किया क्योंकि हमारे लिए इनकम है, जबकि बट्टे को हमने डीआर किया क्योंकि हमारे लिए वो खर्चा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गगन लिमिटेड 100 रुपए वाले 5,000, 8% ऋण पत्र, ब्याज की दर 8%, 20% प्रीमियम पर, यानी 100 रुपए का ऋण पत्र है और उसका 20%, यानी कि 20 रुपए आपका क्या हो जाएगा? प्रीमियम। इस 20 रुपए को आपने 100 में प्लस कर दिया तो आपका ऋण पत्र का जो मूल्य कितना हो जाएगा? 120 रुपए। आवेदन पर 25%। वेरी गुड। आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें कितना परसेंट मिलेगा आपको? 25%। आवंटन पे 50% और शेष प्रथम यानी मांग पर भी कितना आ जाएगा? 25%। अगर मैं बात करूं 120 का 25%, 30, 60, 30 हो गया टोटल 120। यानी आवेदन पे आपने 30 रुपए, आवंटन पे आपने 60 रुपए और प्रथम मांग पे आपने 120 रुपए की मांग की। यहां लिखा प्रीमियम सहित, यानी 60 में क्या जुड़ा हुआ है? प्रीमियम। तो 40 प्लस 20, 6,500 अंशों के लिए आवेदन पत्र मिले। 5,000 आप निर्गमित करना चाहते हैं, आवेदन आ गए 6,500। अधि अभिदान 500 को आपने रद्द किया, शेष को यथानुपात बंटन किया और आपको देनी है प्रविष्टि। तो चलिए कितने हैं? 6,500। 6,500 में से आपको केवल देने कितने हैं? 5,000। 500 को आपने रद्द कर दिया, यानी बच गए 6,000। 6,000 को आपने कितने दिए? 5,000। यहां कितने एक्स्ट्रा हो गए? 500। 500 को मैंने 30 से गुणा किया तो 15,000 रुपए तो आपको क्या करना पड़ेंगे?
बैंक के माध्यम से लौटाने पड़ेंगे। और 1000 मल्टीप्लाई 30, जो 30,000 है वो आपको कहां ट्रांसफर करने पड़ेंगे? अलॉटमेंट पे। अधि अभिदान की स्थिति में आपने 6,500 को केवल 5,000 दिए, 500 को आपने रद्द कर शेष 6,000 को आपने 5,000 ऋण पत्र दिए। पहली एंट्री बिल्कुल वैसे ही होगी बच्चों जैसे अंशों के समय होती थी। बैंक अकाउंट या टू डिबेंचर एप्लीकेशन, पहली एंट्री 6,500 गुणा किससे करेंगे? 30 से, क्योंकि आपको टोटल आवेदन है वो प्राप्त हुए 6,500 और आवेदन पे राशि है 30 रुपए, तो मल्टीप्लाई किया तो 1,95,000। दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट ईआर। अलॉटमेंट वर्ड का यूज क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमने राशि किसमें मांगी है? किस्तों में मांगी है। 8% डिवेंचर अकाउंट। यहां जितने आप बेचना चाहते हैं 5,000 गुणा 30, 5 3 15, 1,50,000, 1,50,000 रुपये हो गया। नेक्स्ट एंट्री डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट ईआर 8% डिवेंचर सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने रुपए? 40 और 20। 40 रुपए आपकी कैपिटल और 20 रुपए आपका प्रीमियम। 5,000 से गुणा करेंगे 5 30, यहां आ जाएगा 5 चौक 20, 5 दूनी 10। क्लियर है? आगे जो नेक्स्ट एंट्री करेंगे, पहले डिबेंचर एप्लीकेशन का जो एक्स्ट्रा पैसा था उससे रिलेटेड डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट ईआर डिबेंचर अलॉटमेंट और बैंक जो आपने लौटा दिया। बैंक के तो आपने लौटाए 15,000, अलॉटमेंट में आपने डाले 30,000, टोटल हो गए 45,000। अलॉटमेंट पे आपने 3 लाख रुपए की डिमांड की, 30,000 आपको मिल चुके हैं, कोई पैसा बाकी है नहीं। बैंक अकाउंट ईआर डिवेंचर अलॉटमेंट कितना हो जाएगा? 2,70,000। क्लियर है? इसके बाद डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट ईआर 8% डिवेंचर 8% डिवेंचर, वही मल्टीप्लाई करेंगे 30 से 1,50,000, 1,50,000। लास्ट बैंक अकाउंट ईआर डिवेंचर फर्स्ट कॉल। किसी का कोई पैसा बाकी है? नहीं। 1,50,000, 1,50,000। इस प्रकार आप अधि विधान की स्थिति में भी इसकी प्रविष्टियां करके सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चले। शक्ति लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 10,000 7% ऋण पत्रों को 5% भट्टे पर, 7% क्या है? ब्याज की दर, 5% भट्टे पर जारी किया। 30 रुपए आवेदन, 45 रुपए आवंटन, शेष राशि प्रथम मांग। 30 45, 45 रुपए आवेदन पर यहाँ भट्टा नहीं लिखा हुआ है तो 45 प्लस 5 भट्टा हो जाएगा। तो 30, 45 प्लस 5 50 और 20।
यह हो जाएंगे आपकी राशियां, सभी राशियां, और आपको करनी है प्रविष्टियां। चलिए करते हैं। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर एप्लीकेशन, कितने हैं 10,000, 10,000 को 30 से गुणा किया 3 लाख। दूसरी एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट यार 2 7% डिवेंचर, कितना 3 लाख। आगे बात करें, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट यार डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट यार 2 7% डिवेंचर। 50 रुपए थे ना, ठीक है। 5 लाख 50,000, 4,50,000। यहां 45 से, यहां 5 से, और यहां मल्टीप्लाई किया मैंने 50 से। ध्यान रहेगा, 45 से, 5 से, 50 से। आगे चले, नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट यार 2 7% डिवेंचर, कितना जाएगा 4,50,000। डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो नहीं आएगा। नेक्स्ट, सेम एज इट इज, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट यार 2 7% डिवेंचर, कितना जाएगा 20 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख 2 लाख, और राशि प्राप्त कर लेंगे बैंक अकाउंट यार 2 डिवेंचर फर्स्ट कॉल, कितना 2 लाख और 2 लाख। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में हमने ऋण पत्रों को बट्टे पर किस प्रकार से निर्गमित किया जाता है वो देखा। प्यारे बच्चों, इस पार्ट में हमने ऋण पत्र क्या है, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, उसके और अंशों के अंतर के साथ साथ अंशों के निर्गमन पर किस तरह से प्रविष्टियां की जाती है, उन सभी बिंदुओं को हमने पढ़ा। प्यारे बच्चों, आगे की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और नए तथ्य इस चैप्टर से रिलेटेड लेकर आऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।